विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का ये हाफ ईयरली का पेपर आपके सामने है। पूर्णांक 48 अर्थात 48 नंबर का ये पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को इस वीडियो का लिंक शेयर करें जिससे सब के सब इससे फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, C+O2 से क्या बना? CO2। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो C और O2 दोनों मिल गए, मिलने से CO2 बनी, अर्थात ये अभिक्रिया कौन सी होगी? संयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 2, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लाल को नीला करने का मतलब वो क्या हो गया? क्षार। और आप सभी जानते हो कि क्षार की पीएच क्या होती है? 7 से अधिक होती है। 7 से अधिक, तो 1, 4, 5, तो 7 से अधिक क्या? 10। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो सीधी सी बात है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो मनुष्य का जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। किससे? उत्सर्जन तंत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया? सह। क्वेश्चन नंबर 4, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। क्वेश्चन 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। तो यहाँ मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर हो गया मिट्टी। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मापन करता है धारा नियंत्रक एमीटर, वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो धारा का मापन नॉर्मली एमीटर से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? एमीटर। इससे रिलेटेड 3-4 चीज़ें आपको बता दूं। धारा नियंत्रक विद्युत धारा को कंट्रोल करती है। वोल्टमीटर होता है वो विभवांतर का मापन करता है और गैल्वेनोमीटर है वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तो इन चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैय। घास को बकरी खा सकता है और बकरी को मानव तो किसी को भी खा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो गया? बैय। तो 1 से लेकर 7 तक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ हल करवा दिए। अब अगले क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। लोहे पर लगना संसारण का उदाहरण। तो हम सब जानते हैं कि लोहे पर क्या लगता है? जंग। तो लोहे पर जंग लगना संसारण का एक उदाहरण है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल। इसके लिए आप एक छोटी सी बात याद रखना, नील। ए का मतलब हो गया आपका अम्ल, नी का मतलब नीला, ल का मतलब लाल। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते तो यहाँ से आप बात कर सकते हो अनिल। ए से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अम्ल नीले को लाल करता है। क्वेश्चन नंबर 10, पादपों में जल का परिवहन। सीधी बात है, पादपों में जल का परिवहन कौन सा उत्तक करता है? जाइलम। कौन सा उत्तक करता है? पादपों में जल का परिवहन जाइलम उत्तक करता है। उत्तक देखो, आपने एक नाम सुना होगा संवहन उत्तक। संवहन उत्तक के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होगा आपका जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। जाइलम है वो जल का परिवहन करता है और फ्लोएम फूड मतलब भोजन का परिवहन करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सब जानते हो, घेंगा रोग। और इसी रोग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोइटर रोग या इसका गलगंड रोग। तो ये तीनों शब्द होते हैं आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा रोग, या उसी के लिए हम क्या बोल सकते हैं? गोइटर रोग या गलगंड रोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के आपकी ये सभी क्वेश्चनों के आंसर मैंने बता दिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, वीडियो, नोट्स सब प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 12, सेविंग दर्पण के रूप में। तो सेविंग में हमें अपना चेहरा बड़ा दिखना चाहिए। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका?
अवतल दर्पण का प्रयोग करते विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। काफ़ी इजी पेपर है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय। ऊपर वाले को बोलते हैं आलिंद, नीचे वाले को बोलते हैं नीले। क्वेश्चन नंबर 16, धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस बनती है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब अम्ल की क्रिया हम धातु के साथ करते हैं तो वहाँ पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, H2 गैस बाहर निकलती है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला, लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हो डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। और डायोप्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डी से। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरणों का संयोजन कौन से क्रम में होता है? तो घरों में जो क्रम लगा होता है वो मुख्यतः पार्श्व क्रम में। कौन से क्रम में लगे होते हैं? पार्श्व क्रम में लगे होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं समांतर क्रम में। कौन सा क्रम? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। लेकिन शादियों में जो लाइट लगाते हैं डेकोरेशन के लिए वो कौन से क्रम में होती है? तो वो आपको याद होनी चाहिए, श्रेणी क्रम में होती है। अगला, मानव निर्मित पारितंत्र का एक उदाहरण दीजिए। तो मनुष्य के द्वारा निर्मित पारितंत्र, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम गाँव से आते हैं तो क्या ले सकते हैं आप? खेत, बगीचा, एक्वेरियम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 सब आपके एक एक नंबर के थे, तो वो मैंने इजीली हल करवा दिए। इसके बाद हम बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, तंत्रिका कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका नामांकित चित्र आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसकी बना के प्रैक्टिस करते रहें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है बेटा। टहलना अपने कंट्रोल में होता है, तो आप यहाँ याद कर सकते हो टहलने की क्रिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, टहलने की क्रिया H क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? H क्रिया होती है। और प्रतिवर्ती क्रिया पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए आप क्या बोल सकते हो? ये कैसी क्रिया होगी? अनैच्छिक क्रिया। एक अंतर हो गया कि प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया होती है और टहलने की क्रिया ऐच्छिक क्रिया होती है। दूसरा, प्रतिवर्ती क्रिया पर जो नियंत्रण रखता है वो कौन रखता है? मेरु रज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण कौन रखता है? मेरु रज्जु। और टहलने की जो क्रिया होती है उस पर नियंत्रण अपना कौन रखता है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क में भी आप बोल सकते हो प्रमस्तिष्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, बहुत शॉर्ट में और सिंपल तरीके से मैंने इनका आंसर बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 23, अवतल और उत्तल लेंस में अंतर। देखो, अवतल लेंस होता है किनारों से मोटा, बीच में से पतला। ये तो कौन सा लेंस हो गया आपका? अवतल लेंस। और उत्तल लेंस की बात करें तो बीच में से मोटा और किनारों से पतला। एक अंतर तो ये लिख सकते हो आप कि अवतल लेंस बीच में से पतला, किनारों से मोटा होता है, और उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। दूसरा, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तो अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। अपसारित का मतलब फैलाता है। और उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है अर्थात वो अपसारित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है अर्थात वो अपसारित करता है। दो अंतर बहुतों के लिख सकते हो। अगला, उस गोली दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेमी हो। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आप इन सवालों को हल नहीं कर पाओगे। इसका फॉर्मूला देखो, वक्रता त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। और वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होती है? 2f। मतलब फोकस दूरी का दुगना क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। हमें क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी अर्थात f का मान ज्ञात करना। तो f बराबर क्या होता है? r/2। अब r का मान कितना दिया आपको? 20। तो f बराबर 20/2 बराबर
इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 सेमी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आएगा 10 सेमी। कितना 10 सेमी। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाइए। क्या लिखा हमने, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाइए। तो यहाँ में स्पेस नहीं है तो इसके लिए थोड़ा सा इसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ जिससे आपको ईजिली थोड़ा सा समझ में आ जाए। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाइए। तो आपने ये डायग्राम अपनी बुक के अंदर देखा होगा कि ये हमने एक माध्यम बनाया, प्रकाश की किरण आई और आके टकराकर ऐसे वापस चली गई। ठीक है, अब देखो प्रकाश की किरण जो गिरती है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। टकरा कर वापस चली गई वो किरण कौन सी हो गई आपकी, परावर्तित किरण। बेटा थोड़ी सी स्पीड फास्ट है कि फटाफट अपना पेपर हल हो जाए। और बीच में ये क्या हो गया आपका अभिलंब। इस कोण को क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण। और ये कोण आपका क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ये किसके लिए बनाते हैं, यहां पर आप नीचे लिख सकते हो। ये चित्र किस प्रकार का चित्र है, प्रकाश का परावर्तन। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे समझ लो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई है, इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो इसको आप इस प्रकार से, मैं डेफिनेशन मैंने बोल दिया और आप स्वयं लिख लेना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपसे पूछा गया ओम का नियम। किसका नियम, क्वेश्चन नंबर 26 ओम का नियम। तो बेटा सीधी से याद करना, तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर होता है IR, या आप इसको चाहो तो ऐसे समझ सकते हो V समानुपाती I, V समानुपाती I। अब इसी को अपने को लैंग्वेज में लिखना है तो किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। शॉर्ट में पूरी बात बता रहा हूँ कि किसी चालक तार के सिरों के बीच, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती I, समानुपाती को उठाएंगे तो V बराबर RI। इस R को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। 40 वोल्ट का बल्ब कितने घंटे जलाया गया है, 5 घंटे जलाया जाता है। 40 वोल्ट का बल्ब 5 घंटे जलाया जाता है। बल्ब द्वारा खर्च विद्युत ऊर्जा की गणना यूनिट में करें। तो आप सभी को पता होगा कि यूनिट होती है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। तो इसको किलोवाट घंटे में कन्वर्ट कर लो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 400 × 5, और ये वाट में किलो में कन्वर्ट करने के लिए आधार का भाग, किसका, आधार का। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु गए, कितने हुए, 20/10 बराबर 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर कितना आएगा, 2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28, विकृत गंधिता किसे या विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखे। तो सीधी सी बात है कि वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रहने पर इनका क्या हो जाता है कि ऑक्सीकरण हो जाता है, और इनका ऑक्सीकरण होने पर इनका जो स्वाद और इनमें गंध आने, स्वाद चेंज हो जाता है और इनमें गंध आने लगता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। सीधी सी बात है, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप इसका आंसर ये दे सकते हो कि वसा या तेलयुक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से उनका स्वाद व गंध चेंज हो जाता है, विकृत हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं।
विस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसको हमें क्या लिखना है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देंगे तो क्या निर्माण हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। देखो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, नीले रंग का होता है। इसमें हमने लोहे की कील डाल दी, लोहे की कील डालेंगे तो आयरन सल्फेट बन जाता है, जिसके कारण विलयन का रंग मलिन हो जाता है और कॉपर वहाँ से अलग हो जाता है। अब क्या किया, इस Fe ने इस कॉपर को हटा दिया, अर्थात उसको विस्थापित कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। तो फिर से रिपीट करें, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण तो Fe प्लस CuSO4 की क्रिया करेंगे तो FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। अब ध्वनिक सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखें। तो पहले हम इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। ध्वनिक सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2। अब देखो बेटा, एक शब्द लिखा हो धोने में, अर्थात कपड़े धोने में इनका प्रयोग होगा। दूसरा उपयोग की अगर हम बात करें तो जो कांच साबुन उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। और धोने का जो सोडा होता है, इसका एक उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। तो धोने का सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2 हो गया। पहला उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। और दूसरा उपयोग लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, कांच साबुन एवं कागज उद्योग में, कांच साबुन कागज उद्योग में। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला NaHCO3। तो एक उपयोग तो इसी के नाम पे हो जाएगा कि इनका उपयोग बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है, बेकरी उद्योग में बेकिंग पाउडर के रूप में। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि बेकिंग सोडा होता है, उससे CO2 गैस आसानी से प्राप्त हो जाती है। इस कारण से इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में, अर्थात आग बुझाने का यंत्र होता है, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो उपयोग हो गए। अब दो, पीएच स्केल किसे कहते हैं, वह स्केल जिसकी सहायता से कौन से आयन, H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। H प्लस आयन की सांद्रता, वह स्केल जिसकी सहायता से H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है उसे पीएच स्केल कहते हैं। और उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। आपको ये पेपर का हल कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगला इसके अथवा वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो बेटा विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते हो, CaOCl2। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रेट या POP भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.1/2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4.1/2H2। अब हम बात कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ से समझते ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर इसको आपने ऐसे बर्तन में रख लिया जहाँ पर जल होता है, तो जैसे यहाँ 1.5 जल की क्रिया करवा दी तो यहाँ पर CuSO4 2H2 का निर्माण हो जाता है। CuSO4 2H2, जिसको हम क्या बोलते हैं, Ca होता है बेटा कैल्शियम होता है, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। तो इसको अर्धरोधी वातावरण में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर जल मिल जाएगा तो वो उसको अवशोषित करके वो जिप्सम का निर्माण कर लेता है, जिससे वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपना, 3 तंत्र दिए हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। इनमें से अपने को एक करना होता है, तो सबसे इजी और कंफर्टेबल तंत्र पड़ता है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का जो नामांकित डायग्राम है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपकी स्क्रीन के सामने मैंने पाचन तंत्र का नामांकित डायग्राम बना दिया है। अब देखो इसका वर्णन काफ़ी बड़ा, फिर भी हमें कुछ बात कि पाचन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। एक को तो हम क्या नाम देते हैं, आहार नाल, दूसरा होता है पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ, आहार नाल होती है वो मुख गुहा से गुदा तक फैली एक लंबी नलिका होती है। और इस आहार नाल को मुख्यतः हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग को बोलते हैं मुख गुहा, दूसरे को ग्रास नाल, तीसरा आमाशय और चौथा
आंत। मुख गुहा के अंदर दो चीज़ें पाई जाती है, एक तो होते हैं आपके दांत, दूसरा होता है जीभ। दांत भोजन को चबाने का कार्य करता है और जीभ से भोजन के स्वाद का पता चलता है। ग्रास नाल की सहायता से भोजन मुख गुहा से आमाशय में आता है और आमाशय के अंदर आपने सुना होगा एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से कौन सा रस स्रावित होता है? जठर रस, जो भोजन के पाचन के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। फिर बात करते हैं आंत। आंत दो प्रकार की होती है, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। भोजन का मुख्यतः जो पाचन होता है वो छोटी आंत से किया होता है। तो ये आपकी कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है, वो मैंने अच्छे तरीके से इसको हल करवा दिए हैं। कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और आपके इस 48 में से कितने नंबर हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं, वो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो ये भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो उम्मीद है आज का ये जो वीडियो का जो मैंने हल करवाया है वो आपको अच्छा लगा होगा और एक अच्छे तरीके से उसको समझ में आएगा। टाइम की कमी के कारण इसको थोड़ा सा हमने फास्टली लिया है कि जिससे 20 से 25 मिनट में पूरा पेपर का हल अपना हो जाए। इसी के साथ आज की अपनी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।